आशा देवी की बड़ी बहू शर्मिला स्वभाव की बहुत सीधी सादी थी, जबकि छोटी बहू रजनी उतनी ही चुस्त और चालाक थी, या यूं कहो कि एक नंबर की 420 थी रजनी। किसी को बेवकूफ बनाकर अपना फायदा ढूंढना ही उसकी आदत थी। माँ जी, ये गुलाबी रंग की साड़ी मैं ले लूं? मेरे पास गुलाबी रंग की एक भी साड़ी नहीं है। पर ये साड़ी तो शर्मिला बहू ने। अरे कोई बात नहीं माँ जी, अगर ये साड़ी रजनी को पसंद है तो रजनी ये रख ले, मैं ये नीली रख लूंगी। ठीक है, फिर कल शाम को तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाना, कहीं हमें बरखा की शादी में पहुंचने में देर ना हो जाए। अच्छा हुआ मैंने ये गुलाबी रंग की साड़ी रख ली। मैंने इस पर लगे प्राइस के रेट जो देख लिए थे, ये तो नीली साड़ी से 2000 रुपए महंगी है। अब कल इस साड़ी में मैं सबसे सुंदर लगने वाली हूँ। शर्मिला बहू, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो, तुम्हें रिश्ते निभाने आते हैं। तुम अपने मधुर व्यवहार से किसी को भी अपना बना सकती हो, बस देखने वाले का नजरिया होना चाहिए। मैं जानती हूँ तुमने अपने लिए गुलाबी साड़ी पसंद की थी, पर तुमने रजनी का दिल रखने के लिए उसे वो साड़ी दे दी। अक्सर ऐसा ही होता था, रजनी हमेशा पहले ही चीजों का चुनाव कर लेती थी। रजनी गुलाबी साड़ी लेकर कमरे में गई, पर जब वो तैयार होने लगी तो उसकी पलंग में लगी एक कील से थोड़ी फट गई। अब क्या करूं? ये साड़ी तो किनारे से फट गई। मैं अब बरखा की शादी में क्या पहनूंगी? आइडिया, ये ठीक रहेगा। रजनी चालाक थी, वो बहाने से सास के पास गई और बोली, माँ जी ये देखिए, ये साड़ी किनारे से फटी हुई है। लगता है शर्मिला भाभी किसी सस्ती दुकान से ये साड़ियाँ खरीद कर लाई हैं। कितने मन से मैं ये गुलाबी साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी, अब ये फटी हुई साड़ी पहनकर थोड़ी न जाऊंगी। कुछ भी कहो शर्मिला भाभी, आप बहुत चालाक हो, आपने जानबूझकर मुझे हल्की साड़ी दे दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है रजनी, मैं देख कर लाई थी। अगर तुम कहो तो मैं दुकानदार को एक बार ये साड़ी दिखा देती हूँ। अभी तो हमें शाम को जाना है, मैं बदल कर ले आऊंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई और पहन लूंगी, आप ही पहनो नई साड़ी। एक काम करो रजनी, तुम नीली वाली साड़ी पहन लो, मेरे पास एक और साड़ी रखी है, मैं वो पहन लूंगी। पर शर्मिला बहू, ठीक है दे दो, मुझे वो साड़ी इतनी पसंद नहीं थी, मजबूरी है इसलिए पहन रही हूँ। रजनी चालाकी से वो गुलाबी फटी हुई साड़ी शर्मिला को दे देती है और शादी में जाने के लिए नई नीली साड़ी पहन लेती है। अगले दिन शर्मिला वो फटी हुई साड़ी दुकानदार को देने आती है। बहन जी, आप हमारे पुराने ग्राहक हो, इसलिए मैं ये साड़ी बदल कर दूसरी दे रहा हूँ, पर हमारी दुकान में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी दुकान में सारी साड़ियाँ चेक होकर ही आती हैं। मैंने भी आपको चेक करवा कर ही दी थी, पर हो सकता है कहीं देखना रह गया हो। ये इसका दूसरा पीस आप ले जाओ। शुक्रिया भाई साहब। शर्मिला साड़ी लेकर घर पहुँचती है। बदल दी दुकानदार ने? बदलता भी क्यों नहीं, गलती भी तो उसी की थी, फटी हुई जो पकड़ा दी थी। लाओ मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ। देखो कैसे छीन कर ले गई, बिल्कुल शर्म नहीं है इसमें। अब ये नीली साड़ी इसकी हो गई, तू कब तक सीधी बनी रहेगी बहू। शर्मिला चुपचाप वहाँ से चली जाती है, पर आशा देवी अच्छे से जानती थी कि रजनी ने चालाकी से दोनों साड़ियाँ ले ली। ऐसे ही एक दिन रजनी की सहेली उससे मिलने आई। सुमन, कितने दिनों बाद तुझसे मिलना हुआ। शादी के बाद तो तू मेरठ में सेटल हो गई थी ना? हाँ हो तो गई थी, पर हस्बैंड की जॉब कैलिफोर्निया में लग गई है, तो हम विदेश जा रहे हैं। वैसे आऊंगी आफ्टर 6 months, मेरा आना होगा। अभी वहाँ कुछ सेट कर ले, फिर सब कुछ यहाँ से समेट कर एक बार परमानेंट शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा रजनी, मुझे तेरे से एक काम था। हाँ बोल। मेरा दिल्ली में कोई भी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, तो अभी तो मैं कैलिफोर्निया नहीं ले जा सकती, मुझे इसे बेचना है और हमारी कल की फ्लाइट है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आज के आज में सारा गोल्ड अपना बेच सकूं, इसलिए तू मेरा गोल्ड अपने पास संभाल कर रख ले। तकरीबन 5 लाख का गोल्ड है, ये सारे जेवर तू संभाल कर रख ले। मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगी तो ये जेवर बेच दूंगी। ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरे पास रख दे, मैं संभाल कर रख दूंगी, तू बेफिक्र होकर जा। सुमन अपना सारा जेवर रजनी को दे जाती है।
रजनी बहू, ऐसे किसी की चीज यूं इस तरह अपने घर में रखना ठीक बात नहीं है। तुमने एक बार सोने की परख भी नहीं की कि वो कितने का है, कितने का नहीं है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगा। तुम क्यों किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हो? आजकल ऐसा जमाना नहीं है। माँ जी, मेरी सहेली को मैं बहुत समय से जानती हूँ। वो काफी पैसे वाली है। उसके पास इतना सोना होना कोई हैरानी की बात नहीं है। उसका पति बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, लाखों की सैलरी है। देखो, खुद ही कह रही है कि कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाएगी। अब वो पागल थोड़ी है जो मेरे पास अपना सोना रखवाने के लिए आएगी। रजनी अपनी सास की बातों को अनसुना कर देती है। एक दिन, अरे रजनी बहू, तैयार हुई या नहीं? शर्मिला बहू और मैं कब के तैयार हो गए। मिसेस शर्मा के घर कीर्तन शुरू हो जाएगा, हम तब जाएंगे जब आरती शुरू होगी। क्या? अरे आ रही हूँ माँ जी, ये देखो मैं तैयार हो गई। ये तो वही जेवर है ना जो तुम्हारी सहेली तुम्हारे पास रखवा कर गई है। तुमने ये क्यों पहन लिए? अरे तो क्या हुआ माँ जी, कौन सा वो अभी लेने आ रही है? अभी अगले हफ्ते आना है उसने। 5 महीने से ऊपर हो गए मेरे पास ये जेवर संभाले हुए। अब एक बार पहन भी लूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। रजनी अपनी सास और जेठानी के साथ पड़ोस में कीर्तन में जाती है। सब लोग रजनी की तरफ ही देख रहे थे क्योंकि उसने बहुत सारे जेवर पहने हुए थे। उन्हीं में से एक महिला रजनी से जेवर के बारे में पूछती है। अरे वाह रजनी, जेवर तो तूने बड़े अच्छे पहने हैं। असली सोने के हैं क्या? तो और क्या, कोई आर्टिफिशियल थोड़ी पहनूंगी, असली सोने के हैं, नए बनवाए हैं मैंने। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, ये जेवर सोने की नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। जरूर आपको किसी सुनार ने लूट लिया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मेरे सोने के जेवर को आर्टिफिशियल ज्वेलरी बता रही हैं? मैं एक सुनारिन हूँ, बचपन से सोने में खेली हूँ। मुझे अच्छी खासी सोने की परख है। मैं देखते ही पहचान जाती हूँ कि सोना है या पीतल। काफी देर तक रजनी उस महिला से बहस करती रही और आखिर वो एक सुनार के पास पहुंची, पर सुनार ने भी जेवर नकली होने का दावा किया। सुनार की बातें सुनकर रजनी घबरा जाती है। उसकी सास और शर्मिला भी परेशान हो जाती है। रजनी सुमन को फोन पर सारी बात बताती है। उसकी बातों को सुनकर सुमन इंडिया लौटती है। मुझे कुछ नहीं पता रजनी, मैंने तुम्हें असली जेवर दिए थे। ये वो जेवर है ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिए थे। ये तो तुम आर्टिफिशियल जेवर मुझे दिखा रही हो। मेरे जेवर दूसरे थे, तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है। तुम कैसी बातें कर रही हो सुमन? तुम यही जेवर तो मुझे पकड़ा कर गई थी। मैं भला जेवर क्यों बदलूंगी? अरे मैं तुम्हें कॉलेज के जमाने से जानती हूँ। तुम जैसी 420 औरत पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। तुमने अपनी चालाकी यहाँ भी नहीं छोड़ी। चुपचाप मेरे जेवर मुझे वापस करो या फिर 5 लाख रुपए मुझे दो। मैं तो पहले ही कह रही थी ऐसे किसी पर विश्वास मत कर, पर ये मानती कहाँ है। अब अपने दोनों बेटों को बुलाऊं दुकान से, वही इसका हल निकालेंगे, वरना पुलिस हमारे घर में आते देर नहीं लगेगी। तभी काफी देर से चुप खड़ी शर्मिला कमरे में से अपना मोबाइल फोन लेकर आती है। सुमन, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुमने मेरी देवरानी की बहुत बेइज्जती कर ली। मेरी देवरानी लाखों में एक है और तुम्हारी मक्कारी का सबूत मेरे पास मेरे मोबाइल में कैद है। उस दिन जब तुम रजनी को जेवर दे रही थी, मैंने चुपचाप रजनी को बिना बताए तुम्हारा वीडियो बना लिया था और कुछ फोटो खींच ली थी। ये देखो, तुम यही जेवर रजनी को दे रही थी। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना धोखाधड़ी के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ। शर्मिला भाभी, आपने उस दिन वीडियो बना लिया था। आज आपकी वजह से मेरे ऊपर से ये झूठा इल्जाम लगने से बच गया। सुमन, यहाँ से चली जाओ और ये अपने आर्टिफिशियल जेवर भी ले जाओ। सच में, किसी से अगर कुछ भी लेना देना करो तो उसकी कोई लिखा पढ़ी या रिसीविंग जरूर ले लो। ये बात मैंने आज सीख ली है, भले ही कोई अपना दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर पराया। सुमन डर जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। शर्मिला बहू, मैं ये तो जानती थी कि तुम समझदार हो, पर इतनी दिमाग वाली हो ये मुझे आज पता चला। आप ठीक कह रही हो माँ जी, मैं अपने आप को बहुत चालाक समझती थी, पर हर चालाक व्यक्ति समझदार नहीं होता। कभी कभी इंसान का घमंड उसे मार देता है। सॉरी माँ जी, सॉरी शर्मिला भाभी। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
जिससे इस परिवार पर कोई आँच आए। रजनी आशा देवी और शर्मिला से माफी मांगती है। जब आशा देवी के दोनों बेटों को भी इस बारे में पता चलता है तो वो भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शर्मिला ने इस बात को समझदारी से खुद ही सुलझा लिया। रजनी भी उस दिन से अपनी सास और जेठानी से मेल मिलाप से रहने लगी।